हेलो फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स। ये हमारी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की एक तरह से फ़र्स्ट क्लासेस से पहले हमने वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई है। उसमें एक तरह से हमने टाइमलाइन डिस्कस की हुई है, साथ ही वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी हमें किस तरह से पढ़नी है, किस पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, किस थिंकिंग से पढ़नी है, किस अप्रोच से पढ़नी है, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए। इसके साथ ही जो मेरा चैनल है फ़िलॉसफ़ी फॉर लाइफ, अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी जो है बेसिकली वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना। प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स हैं, देन सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो हैं, देन सब मिडेवल फिलोसोफर्स हैं, देन सब मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, देन कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, तो जो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स हैं जो आज हम शुरू करने वाले हैं, उनमें से सबसे पहले जो एक तरह से फिलोसोफर है, जो पायनियर है एक तरह से फिलोसफी का, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो है थेलीस, है ना। तो आज हम थेलीस जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। आई नो ये जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स हैं इंक्लूडिंग सोक्रेटिस, ये आपके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट नहीं है। आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, बट मुझे लगता है कि आपको ये जो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स हैं इन्हें भी एक बार पढ़ना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि जो आप फिलोसफीज़ पढ़ते आए हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, किस जगह से वोट करा रहे हैं, किस थिंकिंग से वोट करा रहे हैं, क्या उनके एक तरह से कंट्रीब्यूशंस हैं फिलोसफी के फील्ड में, ताकि आप जो आपका सब्जेक्ट है उसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। प्लस जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप प्री मेंस क्वालिफाई कर कर अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सब पहुंच गए हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में वो आपको पूछ ले कि अच्छा आपने फ़िलोसफी ऑप्शन लिया हुआ है, बताइए कि पायनियर कौन है वेस्टर्न फ़िलोसफी में, तो आप क्या बताएंगे या उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। सपोज़ कीजिए वहाँ पे कोई एक IITian एक तरह से जो कभी किए होंगे, है ना, जो IITian स्टूडेंट रहकर फिर कभी सिविल सर्विसेज में हायर पोस्ट पे UPSC में चेयरमैन है, ऐसी कोई पोस्ट पे है कोई, और वो आपसे पूछ लें कि बताइए कि जो थेलीस है या थेलीस थ्योरम है, क्या एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, है ना। सब ये आपके पायनियर है एज अ फिलोसफी। सपोज़ कीजिए आपको इनका नाम पता भी है ना, आपको इनका नाम पता है कि भाई पायनियर जो है फिलोसफी की वो थेलीस हैं, और आपको पता है कि हाँ इन्होंने जो फंडामेंटल स्टफ जो माना है वो क्या माना है, बट इसके आगे आप अगर उनके बारे में अगर कुछ नहीं बोल पाए चीज़ें, उन्होंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा थेलीस थ्योरम आपने जो 10th में पढ़ी होगी या 9th-10th में पढ़ी होगी उसका इनसे क्या रिलेशन है, क्या इनके कंट्रीब्यूशंस हैं अदर्स एक तरह से फील्ड्स, है ना। तो ये आपको चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मुझे लगता है। और ये जो वीडियो है मैं सिर्फ किसी एग्ज़ाम को लिमिट करके नहीं बना रही हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए है जो फिलॉसफी आज या इन फ्यूचर कभी लाइफ में पढ़ेंगे, सीखेंगे या जानना चाहेंगे, क्योंकि फिलॉसफी इन इट सेल्फ मीन्स लव फॉर विजडम, है ना, नॉलेज सीकिंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इट सेल्फ, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है अगर ये फिलॉसफी स्टूडेंट में नहीं आ सकती फिर बाकियों से तो हम कैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, है ना, कि वो नॉलेज को नॉलेज की तरह ही लेना सीखें। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स हैं, ऐसे जो फिलोसोफर्स हम पढ़ने वाले जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं, तो आप प्लीज़ एक बार उनको थोड़ा समझ लीजिए। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक सब्सटेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो उतना प्रोवाइड कर पाऊँ, प्लस हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। रैंडम चीज़ें तो डेफिनेटली हम डिस्कस नहीं करेंगे चैनल पे। तो मुझे लगता है कि आपको इसे पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके मतलब की चीज़ नहीं है, अभी आपके पास टाइम कम है, आपको सिलेबस ख़त्म करना है वगैरह वगैरह, तो फिर डेफिनेटली जब सोक्रेटिस हम शुरू करेंगे या प्लेटो जब हम शुरू करेंगे, आप तब से इस चैनल को कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, थेलीस जो है जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये पायनियर फिलोसोफर है ना, एक तरह से सबसे पहले जो एक तरह से रिकॉर्ड्स में जो हमें देखने मिलते हैं, इनका टाइमलाइन भी अगर आप देखेंगे तो ये है 624 टू 550 के बीच, 550 BC के अराउंड, है ना। तो ये बहुत एक तरह से जब हमारा एक तरह से महाजनपदास का जो टाइम है, आप अगर इंडियन सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो महाजनपदास के टाइम का जो एक तरह से टाइम पीरियड है वो एक तरह से इनसे रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये उतने पुराने एक तरह से पायनियर फिलोसोफर हमने इसलिए कह रहे हैं। प्लस ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो भाई एशियन माइनर, अगर आप ज्योग्राफी वगैरह कभी देखे हैं, मैप देखे हैं, तो एशियन माइनर जो है वहाँ पे एक शहर था मिलेचस करके, है ना। तो ये वहाँ से थे, और इसलिए ये और वहाँ से आने वाले जितने भी एक तरह से फिलोसोफर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
मिलेशियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, है ना, कि वहाँ से आए हैं, है ना, वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे हमारे भी उस टाइम पे जो बहुत एक तरह से हब था फिलोसफिकल, एक तरह से जो सेंटर्स थे, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है ना, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो फिलोसफिकल डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहती थी, उसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन फिलोसफिकल कल्चर में एक तरह से जो पायनियर हैं वो थेलीज हैं। ठीक है, थेलीज के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त जो सोसाइटी थी, ग्रीक सोसाइटी थी, वो किस तरह की थी। तो ग्रीक सोसाइटी उस वक्त कैसी थी कि भाई पहली चीज़ तो स्लेव सोसाइटी थी, है ना, बहुत एक तरह से लोग पैसा कमाने में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे क्योंकि वो ओशन के पास था, है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। तो ट्रेड में जो स्लेव्स हैं उनका भी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलता था। जो सोसाइटी थी वो 3 एक तरह से पार्ट्स में डिवाइड थी, है ना, कि पहले भाई जो रूलर्स अरिस्टोक्रेटिक एक तरह से जो एक तरह से सेक्शन है सोसाइटी का। सेकंड सेक्शन था भाई फ्री लोग, है ना, जो जिनके पास उतना पैसा नहीं है बट दे आर फ्री, है ना, दे आर डेमोस, जहाँ से डेमोक्रेसी वर्ड आया है कि भाई ये फ्री लोग थे, है ना, डेमोस। तो ये जो सेक्शन था सोसाइटी का, ये एक्चुअली सेव नहीं थे बट ना ही एरिस्टोक्रेटिक थे, उनके पास पावर्स थोड़ी कम रहती थी बट ये फ्री थे। फिर ये भी एक तरह से लेबर वर्क में भी इन्वॉल्व रहते थे। फिर जो थर्ड है सेक्शन है सोसाइटी का, वो स्लेव्स थे, जिनको जो डेमोस को और एक तो एरिस्टोक्रेटिक जो थे उनको सर्व करते थे, जो कहीं ना कहीं से लाए जाते थे, बेचे खरीदे जाते थे। ठीक है, तो इस तरह की सोसाइटी जो थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो मैनुअल वर्क है, जो हाथ से करने वाले काम हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने वाले काम हैं, इन्हें बहुत ही एक डिमीनियर एक तरह से माना जाता था, इन्हें कम एक तरह से ओहदा दिया जाता था, है ना। ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं उन्हें उतनी सोसाइटी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। उन्हें लगता था कि अरे ये तो हाथ से काम करने वाले मैनुअल वर्कर्स हैं, मैनुअल लेबर्स हैं, है ना, स्लेव्स हैं। इसके बाद डेमोस की भी शायद उतनी रेपुटेशन नहीं थी। एरिस्टोक्रेसीज में भी जो ज़्यादातर वॉर वगैरह में लगे हुए रहते थे उनका एक थोड़ा सा रूलिंग था, बट बाकी जो सबसे ज़्यादा एक तरह से हायरार्की पे जिन्हें रखा जाता था वो लोग थे जो दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिमागी काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत का काम माना जाता है अगर आप बहुत ही एक इल्म रखते हैं, एक नॉलेज रखते हैं किसी चीज़ों का, है ना। तो इस तरह के जो लोग थे उन्हें यूजुअली फ़िलोसोफर्स कहा गया, है ना। और यही रीज़न था कि जो फ़िलोसफ़ी है उस वक्त की, वो प्रैक्टिकलिटी से थोड़ी अलग है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लोगों से अपने आप को रिलेट ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। वो क्या सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत छोटा काम है ना, ये तो हमारे लेवल का काम ही नहीं है, हम क्या है सोचने वाले लोग हैं, है ना, हम बड़ा काम करते हैं, हम मेहनत वाले काम नहीं करते। तो ये फिलोसफर्स की थिंकिंग थी उस वक्त की। तो उनमें से जो एक तरह से पायनियर हैं वो एक तरह से थेलीज हैं। उस वक्त पे जो रिलीजन था ग्रीक सोसाइटी में वो भी बहुत ही एक तरह से एंथ्रोमॉर्फिक टाइप का जो रिलीजन रहता है, जहाँ पे जो गॉड्स हैं वो ह्यूमन जैसे देखे जाते हैं, ह्यूमन जैसे ट्रीट किए जाते हैं कि भाई गॉड्स को भी जेलसी हो रही है ना, वो किसी को किडनैप कर ले रहे हैं, वो किसी से जेलस हो रहे हैं, वो किसी पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, वो किसी से बहुत खुश हो के उनको कुछ दे रहे हैं, है ना। और जितनी भी जैसे ट्रोजन वॉर्स वाला जो सीन है, जैसे आपने अगर पढ़ा हो ग्रीक क्लासिक जो नॉवेल्स हैं या एक तरह से पोएम्स हैं, एपिक्स हैं, उनमें ये चीज़ें जो ग्रीक गॉड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मेंशन है। जैसे ओडेसी, है ना, इस तरह की जो पोएम्स हैं, एपिक्स हैं, ग्रीक एपिक्स, उनमें इस तरह की ग्रीक जो ट्रोजन वॉर्स हुई हैं उनका बहुत ज़्यादा मेंशन है कि कैसे जो ट्रोजन वॉर्स हैं वो ना सिर्फ 2 देशों के बीच हो रही हैं, बट उनमें क्या है, गॉड्स का भी कुछ ना कुछ रोल है कि एक गॉड किसी एक साइड को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा गॉड किसी दूसरे साइड को सपोर्ट कर रहा है। तो जो फिलोसोफर्स थे वो इससे कटना चाह रहे थे, इससे हटना चाह रहे थे कि भाई ऐसे गॉड किस काम के, ये गॉड कैसे गॉड है ना, ये तो गॉड हो ही नहीं सकते जो इस तरह की एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ना। जो गॉड है वो कैसा होना चाहिए भाई, इन चीज़ों से सुपीरियर होना चाहिए, है ना। अगर उसने इस धरती को बनाया है, संसार को बनाया है, तो वो इन सब चीज़ों से सुपीरियर होना चाहिए, ना कि इन सब इमोशंस में, चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जो एक तरह से ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने आप को एक सोसाइटी में हायर स्टेटस पे रखा कि भाई हम ये जो मैनुअल वर्क है ये नहीं करेंगे, हमारा वर्क क्या है, थिंकिंग वाला वर्क है। प्लस उन्होंने जो एक तरह से गॉड या रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम ग्रीक सोसाइटी में, उससे अपने आप को सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंक्ट रखने के लिए एक थिंकिंग लेकर आए कि गॉड जो है ज़रूरी नहीं है हम उसे ही बेस लेकर हर चीज़ प्रूव करने की कोशिश करें। ये वर्ल्ड क्या है, कैसे बना है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल सब्सटेंस है जिससे चीज़ें सब बनी है,
हम कैसे सोच पा रहे हैं, इस वर्ल्ड का पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ये सब क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सभी के आंसर्स, जितने भी नेचर में चीज़ें हैं, जितने भी हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, क्यों ना हम इनका आंसर नेचर से ही सीख करें, है ना, नेचर से ही ढूंढें, है ना, जितनी भी नेचुरल में चीज़ें हमारे अराउंड है, हम इनके आंसर्स क्यों ना नेचर से ही सीखें, नेचर में ही ढूंढें, वहीं से हमें क्या मिलेंगे, इनके आंसर्स मिलेंगे। पायनियर फिलोसोफर होने के साथ साथ ये एक तरह से अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे, साथ में मैथमेटिशियंस भी थे, है ना। अर्लियर साइंटिस्ट क्यों कह रहे हैं भाई मैंने, क्योंकि पता नहीं आप लोगों में से कितनों को पता है, बट एक तरह से ये वो इंसान थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था, है ना। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भाई ये मिलेटस से है ना, ऐसा है। फिर इन्होंने साइंटिस्ट क्यों भाई, क्योंकि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। क्या प्रिडिक्ट किया था? इक्लिप्स, कि भाई जो नेक्स्ट इक्लिप्स है, जब एक तरह से सूर्य के आगे चंद्र आ जाएगा, तो वो जो इक्लिप्स है उन्होंने उसकी डेट पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी, और लोगों ने देखा कि हाँ जब इक्लिप्स हुआ तो वो उसी डेट पर हुआ जिस दिन उन्होंने कहा था। तो ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, साइंटिफिक फैक्ट्स में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। तो इस तरह से जो एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें थी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, प्रिडिक्ट किया भाई कि इक्लिप्स कब होगा। तो ये साइंटिफिक एक तरह से उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ मानी गई। प्लस इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक तरह से शिप का डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक वो कितना होगा ये प्रिडिक्ट किया। इन्होंने पिरामिड्स जो हैं, जैसे ग्रीक सोसाइटी में मिस्र की जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट की, तो पिरामिड्स की हाइट को एक तरह से मेजर कर बताया, है ना। पिरामिड्स की जो हाइट है उसे मेजर किया। कैसे मेजर किया? तो भाई इन्होंने क्या किया कि भाई सपोज कीजिए वो यहाँ पे खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी हाइट नापी कि हाँ भाई मैं इतनी हाइट का हूँ। फिर उन्होंने देखा कि जब सन जो है, ये जो सन जो है वो जिस वक्त मेरी शेडो को एग्जैक्ट मेरी साइज का बता रहा है कि भाई इस एंगल पे जो सन है, सपोज कीजिए यहाँ वो सन है ना, और इस सन की रेस पड़ के ये जो शेडो है मेरी एग्जैक्ट उसी हाइट की जितनी हाइट का मैं हूँ, तो उसी वक्त उन्होंने क्या किया, इस पिरामिड की हाइट को क्या किया, नापा, जब जब पिरामिड की शेडो पिरामिड की साइज की हो। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पिरामिड्स की जो हाइट है उसे मेजर किया था। इसके साथ ही इन्होंने एक दो और बहुत ही मैथमेटिकल थ्योरीज हमें दी है। मैं एक बार उनको भी क्विकली रिवाइज आपको करवा देती हूँ। आई नो आप सोच रहे होंगे जब आप 10th-12th में पढ़ते होंगे, 9th-10th में, तब ये जब फिलोसोफर्स के नाम आते होंगे, थेलीज, पाइथागोरस थ्योरम्स और ये सब, तब हम सोचते होंगे कि लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इतने कठिन नाम हैं और इन्होंने इस तरह की थ्योरीज क्यों इन्वेंट की। तब शायद इनके जो कंट्रीब्यूशंस थे हम उन्हें उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए, उतना ज़्यादा अप्रिशिएट उन्हें नहीं कर पाए, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमारी समझ उतनी नहीं थी। बट आज मुझे लगता है कि हम जब वापस फिलोसफी के थ्रू उनके कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे तो हम उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। जो मैथ्स बैकग्राउंड से उन्हें तो शायद याद होगा कि थेलीज ने कहा कि भाई जैसे ये सर्कल है और ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये क्या हो गए, इसके डायमीटर हो गए। तो यहाँ से इन दो पॉइंट्स को लेकर इस आर्क पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे जितने भी एंगल बने गए है ना, ये ट्राइंगल बनेंगे, तो ये सभी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये किसने हमें बताया, थेलीज ने हमें बताया। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा कि अगर ये 90 डिग्री है और इसके पैरेलली अगर हम एक बनाएं एक और ट्राइंगल जो एक्चुअली 90 डिग्री हो, तो इन दोनों का जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम होगा। ये सब क्या है, थेलीज की थ्योरम से, जो थेलीज ने मैथमेटिशियन होने के थ्रू हमें क्या है दी है। इसके साथ ही थेलीज जो फेमस थ्योरम है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। थेलीज थ्योरम क्या थी कि भाई अगर कोई दो पैरेलल लाइन्स है, सपोज कीजिए एस एंड एम, है ना, और कोई दो लाइन्स इन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे शायद वो भी मिल रही होंगी, तो हमने इसे दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, या फिर एक काम करते हैं हम ए बी सी बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, एंड दिस विल बी आर डी एंड दिस विल बी आर ई। ये आपको क्लियर है डायग्राम कि भाई दो पैरेलल लाइंस हैं एस एंड एम, और इनको दो लाइंस ने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, और हमने बस इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, है ना, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सिंपल हो गया। अब थेलीज क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी ट्राइंगल्स या लाइंस यहाँ पे बन रही हैं सभी रेशियो में होंगी और इक्वल होंगी। कैसे होंगी, तो वो यहाँ पर कहते हैं, ये थेलीज थ्योरम एक्चुअली, थेलीज थ्योरम क्या है भाई कि
और ए बी, है ना, ए डी और ए बी जो है ये दोनों एक तरह से लाइंस का जो रेशियो है, दिस विल बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दीज टू लाइन विच इज डी ई अपॉन बी सी। आई होप आप सभी को विजिबल है, थेलीज थ्योरम है ये, है ना। इन्होंने क्या कहा, ये हम इतना रब कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, है ना। हम एग्जाम में हो सकता है ये थेलीज थ्योरम ना लिखनी पड़े, बट हम एटलीस्ट मेंशन कर पाएंगे अगर हमने इन्हें थोड़ा भी डिटेल में पढ़ा है, हमारे दिमाग में रहेगा एटलीस्ट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि हाँ थेलीज थ्योरम अब याद तो नहीं है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, बट ये याद है कि हाँ थेलीज थ्योरम था एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, एक उन्होंने एंगल का बताया था, एक उन्होंने पिरामिड कैसे मेजर किया थेलीज ने ये बताया था, है ना। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ ताकि जब आप आंसर लिखें तो आपको ये पॉइंट्स याद रहें, है ना। हमें शायद इतना पूरा बड़ा याद नहीं रहे कि कैसे उन्होंने पिरामिड मेजर किया, कैसे उन्होंने थेलीज थ्योरम दी, बट एटलीस्ट हमें याद रहेगा कि उन्होंने थ्योरम दी है ना, कि उन्होंने दो पैरेलल लाइंस को, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्होंने कहा क्या कहा कि भाई ये जो लाइंस का रेशियो ये इक्वल हो गया किसके, इन दोनों के और इन दोनों के रेशियो के, ठीक है। ये थेलीज थ्योरम थी। खैर इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक तरह से कंट्रीब्यूशन है थेलीज का, जो एक्चुअली हमारी फिलॉसफी से रिलेटेड रेलेवेंट है, मैथमेटिक्स से अब हम बाहर आ जाते हैं, हम वापस फिलॉसफी क्लास पर आ जाते हैं, तो वो एक कंट्रीब्यूशन था उनका मोनिज्म का। अब भाई मोनिज्म क्या है, हम पूरी इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हुए आ गए हैं, बट अभी तक क्योंकि हमने शंकराचार्य अभी तक उसमें हमने नहीं पढ़ा है, तो मोनिज्म का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझेंगे। तो मोनिज्म क्या है भाई, क्योंकि पायनियर थे तो इन्होंने एक तरह से एक श्रृंखला शुरू की। इसके बाद के बहुत सारे जो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर हैं उन्होंने एक तरह से यूनिवर्स का जो एक बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है जिससे पूरा वर्ल्ड बना है वो क्या है, एक माना कि सिर्फ एक ही चीज़ से क्या है ये जितने भी यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ है ना। तो आएगा कि ऑल थिंग्स कैन बी explained in form of a single substance or reality। ये क्या होगी, हमारी मोनिज्म की डेफिनेशन होगी। यहाँ से हम एक्चुअली क्या है जो फिलोसफिकल एक तरह से साइड है थेलीज का वो डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो थेलीज का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू फिलोसफी इट इज़ व्हाट मोनिज्म, कि उन्होंने क्या कहा कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं एक ही सब्सटेंस से जिसे वो रियलिटी कह रहे हैं। ये वर्ल्ड, यूनिवर्स, मैं, आप, हम सभी क्या है सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस, एक फंडामेंटल एलिमेंट है, एक फंडामेंटल ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम सभी क्या है क्रिएट हुए हैं, और वो क्या करता है अपने फॉर्म्स चेंज कर रहा है और उसके थ्रू हमें चीज़ें क्या है डिफरेंट दिख रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई थेलीज के अकॉर्डिंग ये जो फंडामेंटल सब्सटेंस था, अकॉर्डिंग टू थेलीज this fundamental substances water। किस चीज़ को उन्होंने फंडामेंटल रियलिटी माना, वाटर को, है ना। आपको क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे, यहाँ पे थेलीज लिखा होगा, यहाँ पे कहीं मैच द फॉलोइंग में वाटर लिखा होगा, आपको मैच करना होगा सिंपली कि थेलीज ने वाटर को एज ए प्रिमोडियल सब्सटेंस या फंडामेंटल सब्सटेंस कंसिडर किया है। बट इसके साथ ही हमें ये चीज़ें समझनी है कि उन्होंने वाटर को ही क्यों कंसिडर, उन्होंने वाटर को कंसिडर किया, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि उन्होंने वाटर को ही फंडामेंटल सब्सटेंस क्यों कंसिडर किया। सोचने की बात है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं उनके अराउंड, फिर भी उन्होंने वाटर को ही जो प्रिमिडियल सब्सटेंस है या फंडामेंटल सब्सटेंस है वो क्यों कंसिडर किया। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने देखा कि भाई जो वाटर है वो क्या कर रहा है, अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। वाटर जो है उसे अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। अगर हम उसे चिल्ड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा।
इसी के साथ अगर जो वाटर है वो अगर हम नॉर्मल उसको स्टेट में देखें तो वो क्या करता है, फ्लो करता है इन रिवर और इन ओशियन। इसके साथ ही हमें याद रखना है कि मिलेटस या जो उनकी लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं थेलीज, वो ओशियन के अराउंड है, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है। तो उन्होंने एक तरह से ओशियन उनके लिए हमेशा एक रीज़न रहा है टू वंडर, टू एक्सप्लोर, है ना, चीज़ें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वाटर इसलिए भी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस था। और मुझे लगता है वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे। हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक तरह से 70% क्या है, वाटर ही है। तो उनका ये थिंकिंग कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हमारे अराउंड है, उनमें क्या है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है, ये पूरी तरह गलत नहीं है। जब उन्होंने मिट्टी देखी तो उसमें उन्होंने जो वेट सॉइल है उसमें उन्होंने देखा कि बीज अंकुरित होंगे, है ना, लाइफ एक तरह से ओरिजिनेट हो रही है ना। उन्होंने देखा कि वाटर जो है वो हमारी प्यास बुझा रहा है। उन्होंने देखा कि वाटर जो है वो क्लाउड्स के फॉर्म में है जो हमें रेन लेके आ रहा है ना, जिससे एक तरह से एनवायरनमेंट और पूरा इकोसिस्टम घिरा हुआ है, वो एक्चुअली क्या है, एयर और वाटर, है ना, या फिर सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तो उन्होंने क्या कंसाइडर किया इसलिए कि वाटर इज द प्रिमोडियल सब्सटेंस और फंडामेंटल सब्सटेंस जिससे क्या है पूरी रियलिटी जो है बनी हुई है। तो ये क्या होगी, एक तरह से मेटाफिजिकल थ्योरी होगी जिससे वो रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने जो हमें एक तरह से इंपॉर्टेंट थ्योरी जो दी है, एक फिलोसफी दी है, वो क्या दी है कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, है ना। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। मोनिज्म और वाटर उनका जो फंडामेंटल सब्सटेंस है, प्रिमोडियल सब्सटेंस है। उनकी नेक्स्ट जो एक तरह से थ्योरी है या फिलोसफिकल आइडिया है वो क्या था, इसी से मिलता जुलता, कि भाई एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ। उनका ऐसा मानना था कि जो भी चीजें है ना, इफ अ थिंग can make its own decisions or say can move on its own, consist a life in itself, है ना। उसमें क्या है, लाइफ है। कंसिस्ट इज सोल, लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सोल, है ना। उन्होंने क्या लगा कि उसके अंदर क्या, एक सोल होनी चाहिए, एक आत्मा होनी चाहिए, किसके अंदर जो भी चीज़ें क्या है अपना डिसीजन खुद ले पा रही हैं, खुद एक तरह से डिसाइड कर पा रही हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, मूवमेंट, है ना। तो उनमें क्या है, एक सोल है। कंसिस्ट ए सोल इन इटसेल्फ, कंसिस्ट ए सोल विद इन। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, एक सोल है। अब वो पूरी तरह गलत नहीं है, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत हद तक किससे मिलता जुलता है, जो हम जैनिज्म पढ़ते हुए आए हैं इंडियन फिलोसफी में। तो जैनिज्म क्या कह रहा था कि अनेक क्या है, जीव हैं, है ना, अनेक जीव हैं, और वो जीव क्या है, एक तरह से सोल है, सेल्फ है ना। एक इंद्रिय जीव से लेके 5 इंद्रिय जीव तक हमने जैनिज्म में पढ़ा हुआ है। तो या फिर जो एक तरह से पुरुषा है ऑफ सांख्य फिलोसफी, ऑफ रामानुजा फिलोसफी, ये सभी क्या है, एक तरह से यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे क्या हैं, सोल्स हैं, बहुत सारे सेल्फ हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत सारी सोल है ना, जितनी भी चीज़ें अपना डिसीजन खुद ले पा रही हैं, मूव कर पा रही हैं ऑन इट्स ओन, उनमें क्या है, एक सोल है, और इसलिए वो क्या है, लाइफ से भरे हुए हैं। एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ। ये कौन कह रहे हैं, थेलीज कह रहे हैं। हालांकि क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो वक्त था, वो जो टाइम पीरियड था, वो उतना डेवलप नहीं था इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी और रिसर्च। तो उन इस तरह की जो थ्योरी, उससे कुछ एब्सर्ड एक तरह से रिजल्ट भी उन्होंने दिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो मैग्नेट है वो क्या है, अपने हिसाब से चीज़ें मूव कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है, रिपेल कर पा रहा है। तो मैग्नेट जो है उसमें भी क्या है, सोल है। आज हम जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक तरह से चीज़ें अट्रैक्ट कर, रिपेल कर रहा था, बट ठीक है ना। उस वक्त की जो उनकी चीज़ें हैं, हमें याद रखना है कि उन्होंने इतने पहले हमें ना वो एक साइंटिफिक इंक्वायरी, एक मैथमेटिकल इंक्वायरी जो है वो हमें एक तरह से विरासत में दी है, जिसके कारण आगे जो फिलोसोफर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है फिलोसफी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, हमें एक तरह से हमेशा याद रखना है और उनको उस वक्त के हिसाब से जज करना है रेदर देन आज के हिसाब से। ठीक है, तो उनका ये जो थिंकिंग है, एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ, ये हमें याद रखना है। जो भी चीज़ें खुद से मूव कर सकती हैं उसमें एक सोल है, ये हमें उनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्लस
ये जो सोल है, जो सेल्फ है, जो लाइफ है, इसे ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, गॉड का नाम दे दिया। तो एक ये तरह से क्या हो गया कि गॉड इज एवरीथिंग, है ना, कि जहाँ जहाँ पर भी सेल्फ है, सोल है, वो सब क्या है, एक तरह से ईश्वर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनका यहाँ से हमें पता चलता है कि इनका जो कंसेप्ट है गॉड का, वो कितना डिस्टिंक्ट और कितना डिफरेंट है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो उस वक्त वीक एक तरह से मैथोडोलॉजीज में हमें देखने पढ़ने मिलता है ना, कि भाई ज्यूज हैं, ये हैं, वो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक तरह से सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस की तरह, ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनकी तरह इमोशन से डील करते हैं, है ना। तो जो थेलीज हैं, उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पैंथिस्ट टाइप का गॉड दिया, जिन्होंने क्या कहा कि भाई कण कण भगवान है ना, एक तरह से एवरीथिंग इज गॉड, है ना, जो भी चीज़ें उनमें लाइफ है और वो क्या एक्चुअली गॉड है, उनमें क्या एक सोल है। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने हमें क्या बताया कि प्रिमोडियल सब्सटेंस जो है, फंडामेंटल सब्सटेंस जो है, जो जिस पर एक तरह से पूरा वर्ल्ड एक तरह से बना हुआ है, वो चीज़ क्या है, वाटर है। इसके साथ ही जब लोगों ने उनसे पूछा कि अच्छा अगर वाटर से ही सब कुछ बना हुआ है तो आप ये बताइए कि तूफान क्यों आता है। अब ऑब्वियसली की बात है कि भाई वो ओशन के अराउंड रहते थे, तो यहाँ पर क्या आते थे, एक तरह से सुनामीज वगैरह आते रहते थे, है ना, तूफान आते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो वर्ल्ड है ना, ये एक डिस्क है। अब उस टाइम फ्लैट अर्थ थ्योरी रही होगी ऐसा मुझे लगता है, एक तरह से एलिप्टिकल है या ग्लोब फॉर्म में है अर्थ, ये तो उन्हें नहीं पता होगा। तो उन्हें लगता था कि जो अर्थ है एक डिस्क फॉर्म में है, और ये डिस्क फॉर्म जो है ये किस पे फ्लोट कर रही है, वाटर पे फ्लोट कर रही है। ठीक है, और जब क्या है, इस वाटर में हलचल होती है, जब ये पानी हिलता है, पानी की टेंडेंसी है टू फ्लो, है ना, तो पानी में जब हलचल होती है तब क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ओशन के थ्रू क्या मिलता है, देखने मिलता है, टाइफून्स या एक तरह से सुनामीज जो हैं वो हमें देखने मिलती है ना, या जो इस तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो हमें देखने मिलती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो एक तरह से अर्थ है, इट इज़ अ डिस्क फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। ये आपको लिखना है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ किसने कहा है, थेलीज ने कहा है। किसने मेटाफिजिकल थ्योरी दी है अर्थ के बारे में कि अर्थ इज ए फ्लोटिंग डिस्क ऑन वाटर, है ना, फ्लोटिंग डिस्क है अर्थ, किसने कहा है, थेलीज ने कहा है ना। तो अर्थ इज ए फ्लोटिंग डिस्क ऑन वाटर, ये आप अलग से लिख लीजिए, मैं इसको रख करके लिख देती हूँ। ये सोल का कॉन्सेप्ट आप आई होप समझ गए होंगे। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई कि भाई वर्ल्ड का जो है वो फंडामेंटल एक तरह से प्राइमर्डियल सब्सटेंस है वाटर, प्लस उन्होंने कहा कि जो अर्थ है, अब बिल्कुल हम इसे अर्थ को ऐसे तो नहीं लेंगे, हम इसे डिस्क की तरह लेंगे कि भाई ये जो डिस्क है अर्थ है ना, ये डिस्क है, तो ये जो अर्थ है ये एक डिस्क की तरह है, और ये किस पे फ्लोट कर रहा है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही वाटर में क्या होता है, हलचल होती है फ्लो करते टाइम, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पर सुनामी या एक तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं। तो उन्होंने एक तरह से नेचुरल कैलामिटीज़ को अपने एक तरह से मेटाफिजिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर, जो ऑफ कोर्स अब हम जानते हैं कि सही नहीं है, बट स्टिल हमें जो फिलोसफीज़ हैं उनकी, जो एक तरह से थ्योरी है उनकी, उन्हें उस वक्त के हिसाब से देखना है, उस हिसाब से जज करना है, और फिलहाल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आई होप आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया हो वो आपको बेहतर तरीके से समझ आया हो। इसी तरह एक एक करके हम जो बाकी के फिलोसोफर्स हैं उन्हें कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है।